BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अब तक हमने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पद्य साहित्य पर बहुत चर्चा की थी और गद्य साहित्य का आरंभ हमने किया था नाटककार के रूप में, नाटकों के रूप में, यानी नाटक और एकांकी के उद्भव और विकास और प्रमुख नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश और राम कुमार वर्मा इत्यादि को लेकर के आज हम नाटककार जयशंकर प्रसाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी को हम छायावादी कवि के रूप में भी जानते हैं और कहानीकार के रूप में भी जानते हैं, उपन्यासकार के रूप में भी जानते हैं और नाटककार के रूप में भी जानते हैं। किंतु जयशंकर प्रसाद जी का विस्तृत परिचय अगर करना हो तो नाटककार के रूप में उन्हें ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। प्रसाद जी का जन्म 10 जनवरी 1989 के दिन काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुआ। ध्यान रहे, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ और मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। आप हिंदी के छायावादी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार ऐसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व थे। हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख 4 कवियों में आपका नाम आता है। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर उन्होंने वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। बाद के नई प्रगतिशील कवि और नई कविता धाराओं के प्रमुख कवि और सभी ने प्रसाद जी की इस शक्तिमत्ता को स्वीकार किया। इसका अतिरिक्त प्रभाव ये भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। यानी छायावाद के कवि के रूप में प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान है और प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं और उनकी मृत्यु के बाद छायावाद की समाप्ति हुई, यह हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। आज हम प्रसाद जी के कवि रूप या उपन्यासकार रूप या कहानीकार रूप को आपके सम्मुख नहीं रख रहे हैं, अपितु हम आज प्रसाद जी के नाटककार रूप को आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात महत्वपूर्ण ध्यान रहे कि प्रसाद जी के लगभग सारे नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं। वैसे प्रसाद जी इतिहास, दर्शन, राजनीति, मनोविज्ञान जैसे अलग अलग विषयों के साथ बड़े गंभीरता से जुड़े हुए थे। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काल के अप्रतिम रचनाकार थे। साहित्य के विविध क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध जैसी विधाओं में प्रसाद जी ने आधिकारिकता पूर्वक लेखन का कार्य किया है। नाटक प्रसाद जी की सबसे महत्वपूर्ण पसंदीदा विधा रही है। ध्यातव्य यह है कि नाटकों के लेखन के साथ उसके मंचन की परिकल्पना कहीं न कहीं इसे अधिक दृश्यमान बनाती है। महादेवी वर्मा ने ठीक ही कहा है कि नाटक जीवन की दृश्य अनुकृति के द्वारा जीवन का संशोधनात्मक अनुरंजन है, अतः उसे साहित्य के अन्य प्रकारों से अधिक कठिन सामाजिक कर्म माना जाता है। यह आलेख महादेवी वर्मा जी ने हिंदी रंगमंच नामक पत्रिका में
लिखा था 1986 में, जिसके संपादक जगदीश चंद्र गुप्त थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटकों की संख्या 14 है, यानी 7 नाटक जो इसके पहले यानी मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखे थे, उनसे भी ज्यादा नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे, जिनमें पहला नाटक है सज्जन, दूसरा कल्याणी परिणय, तीसरा प्रायश्चित, चौथा करुणालय, पांचवा राज्यश्री, छठा विशाख, आठवां अजात शत्रु, नौवां जन्मजय का नागयज्ञ, 10वां कामना, 11वां स्कंदगुप्त, 12वां एक घूंट जो हिंदी की पहली एकांकी है, 12वां चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अंत में अग्निमित्र। ये नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे नाटक हैं, और अग्निमित्र नाटक इसमें से अपूर्ण नाटक है, जैसा कि उनकी मृत्यु तक ये पूरा नहीं हो पाया था। किशोरीलाल प्रसाद जी के नाटकों और नाटक शोकोच्छ्वास का भी उल्लेख करते हैं, जिसका प्रकाशन संभव नहीं हो पाया। मतलब कुल मिलाकर के इनके कितने नाटक है देखिए, पहला सज्जन, दूसरा कल्याणी परिणय, तीसरा प्रायश्चित, चौथा करुणालय, पांचवा राज्यश्री, छठा विशाख, आठवां अजात शत्रु, 9वां जन्मजय का नागयज्ञ, 10वां कामना, 11वां स्कंदगुप्त, 12वां एक घूंट, 13वां चंद्रगुप्त, 14वां ध्रुव स्वामिनी, 15वां अग्निमित्र और 16वां शोकोच्छ्वास। अब इनमें से अग्निमित्र अपूर्ण रहा और शोकोच्छ्वास का प्रकाशन नहीं हो पाया। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अधिकांश नाटकों की पृष्ठभूमि इतिहास रही है। जैसा कि मैंने पूर्व भी कहा था कि उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों को लिखने में बहुत बड़ा योगदान किया हुआ था। यानी जयशंकर प्रसाद जी से पहले भारतेंदु जी ने पौराणिक धार्मिक विषयों को लेकर के नाटक लिखने की एक परंपरा बनाई थी, परंतु प्रसाद जी ने अपना पहला नाटक सज्जन इसी आलोक में लिखा, जो 1911 में लिखा, जिसकी पृष्ठभूमि में महाभारत का एक प्रसंग है। अपने तीसरे नाटक प्रायश्चित से जयशंकर प्रसाद जी ने इतिहास की तरफ उन्मुख हुए। क्या है इस प्रायश्चित नाटक में? आप जैसे कि जानते हैं, हमारे अंतिम हिंदू सम्राट दिल्लीश्वर, अंतिम हिंदू सम्राट जिनको सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, उनके ससुर यानी जयचंद राठौड़ जब अपने ही दामाद को पकड़वा देता है, गद्दारी कर करके मोहम्मद गौरी से मिल जाता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मिल जाता है, और तब यह शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल लेता है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने उसे अनेक बार हराया था और माफ करके छोड़ दिया था, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने जैसे ही पृथ्वीराज चौहान पकड़ में आ गया तो उसकी आंखें निकाल दी और जेल में डाल दिया, कालकोठरी में डाल दिया। अब ये सारा जयचंद को सहन नहीं होता और वह आत्महत्या कर लेता है प्रायश्चित के रूप में। तो इस पर यह आधारित नाटक है प्रायश्चित। कहना न होगा कि इसके बाद के अधिकांश नाटकों के मूल में इतिहास की ही कोई न कोई घटना आती है, जिसके माध्यम से प्रायः उन्होंने देशवासियों को की राष्ट्रीय चेतना को उभारने का प्रयास किया। कामना और एक घूंट, और ये दो नाटक छोड़ दिए जाएं, कामना जो एक गीति नाट्य है और एक घूंट एक एकांकी है, इनको छोड़ दिया तो बाकी सारे उनके नाटक इतिहास पर आधारित हैं। इनमें महाभारत से लेकर के हर्ष के समय तक के इतिहास की सामग्री से इनके कथानक लिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रसाद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में सबसे अग्रणी नाटककार हैं। उन्होंने अपने नाटकों में इतिहास के माध्यम से सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया था। जयशंकर प्रसाद जी की कर्मभूमि वाराणसी या काशी भी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में एक महत्वपूर्ण स्थली बन चुकी थी, जहां से भारतेंदु ने अपने लेखन की
के माध्यम से उपनिवेशवादी शक्ति, साम्राज्यवादी शक्ति अंग्रेजों का विरोध करना आरंभ कर दिया था और इसके लिए जनता में जागरूकता लाने का प्रयास किया था। ऐसे में एक प्रश्न सहज मन में उठता है कि प्रसाद जी ने अपने नाटकों के लिए ऐतिहासिक कथनक को ही क्यों चुना, जबकि इसके पहले पौराणिक और गल्पात्मक विषयों पर नाटक लिखने की एक समृद्ध परंपरा थी भारतेंदु से लेकर के, भारतेंदु जी के पिताजी से लेकर के। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा है कि शायद उन्हें यह अनुभव था कि पुराण के प्रति जातीय मानस में श्रद्धा होती है, जबकि इतिहास आत्मीयता का अनुभव करता है। श्रद्धा और आत्मीयता दो अलग अलग भावनाएं हैं मनुष्य के मन की। फिर रंगमंच पर पौराणिक चरित्रों का अवतरण दर्शकों की सहज कल्पना को भी बाधित कर सकता है। प्रसाद समय की नब्ज को भली भांति पहचान रहे थे। अंग्रेजों के दमन के कारण भारतीय जनमानस उद्वेलित हो चुका था। नस्ल भेदी भावनाओं से भरे हुए ये अंग्रेज भारतीयों के स्वाभिमान पर लगातार चोट कर रहे थे। ऐसे में इतिहास के उन पात्रों का स्मरण कर भारतीय जनता में गौरव का भाव भरा जा सकता था, जिन्होंने कभी देश की जनता के लिए या देश की जनता की रक्षा के लिए बाह्य आक्रमणकारियों से सिर्फ जनता को बचाया नहीं, बल्कि अपनी योग्यता से भारत को उसका स्थान दिलाने में सफलता भी अर्जित की थी। यह इस समय की जनता के लिए सहज ग्राह्य भी था, क्योंकि इसी समय भारत में स्वाधीनता आंदोलन महात्मा गांधी जी की प्रेरणा में चल रहा था, उनके नेतृत्व में चल रहा था। यह समय अनुकूल भी था। संभवतः यही कारण होंगे कि जिससे प्रसाद जी अपने नाटकों का विषय इतिहास से चुनने की तरफ उद्यत हुए होंगे। इतिहास में घटनाओं की प्रायः पुनरावृत्ति देखी जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि यह नहीं है कि इसमें कोई नई घटना घटती नहीं, लेकिन एक घटना पहले की घटना की तरह से लगभग होती है, किंतु असाधारण नई घटना भी भविष्य में फिर होने की आशा रखती है। भविष्य काल में भी मानव समाज की कल्पना का भंडार अक्षय है, क्योंकि वह इच्छा शक्ति का विकास है। इन कल्पनाओं और इच्छाओं का मूल सूत्र बहुत ही सूक्ष्म और अपरिस्फुट होता है। जब वह इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति या जाति में केंद्रीभूत होकर के अपना सफल या विकसित रूप धारण करती है, तभी इतिहास की सृष्टि होती है। विश्व में जब तक कल्पनाईयता को प्राप्त नहीं होती, तब तक वह रूप परिवर्तित करते हुए पुनरावृत्ति करती ही जाती है। समाज की अभिलाषा अनंत स्रोत वाली है। पूर्व कल्पना के पूर्ण होते होते एक नई कल्पना उसका विरोध करने लगती है और पूर्व कल्पना कुछ काल तक ठहर जाती है, फिर होने के लिए अपना क्षेत्र प्रस्तुत करती है। उधर इतिहास का नवीन अध्याय खुलने लगता है। मानव समाज के इतिहास का इसी प्रकार संकलन होता है। ये जो परिच्छेद अभी पढ़ा, वह प्रसाद जी ने अपने प्रसिद्ध नाटक, अंतर्द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक नाटक आजाद शत्रु की भूमिका के कथा प्रसंग में लिखा है। प्रसाद जी महत्वपूर्ण नाट्य लेखन की तरफ 1925 के बाद उन्मुख होते हैं। यह वह दौर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को भी महत्वपूर्ण दौर रहा है। असहयोग आंदोलन के पश्चात भारतीय जनमानस में जागृति हो चुकी थी। राष्ट्रीय परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी की सशक्त उपस्थिति अब दिखाई पड़ने लगी थी। ठीक इसी समय असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित हो जाने के कारण क्रांतिकारियों का एक खेमा गांधी जी से असंतुष्ट होकर के सशस्त्र क्रांति की ओर, सशस्त्र गतिविधियों की ओर संलग्न हो गया था। भारतीय इतिहास में इस युग को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद युग के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों ने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसको उन्होंने कहा, इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का नाम बदल करके हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कर दिया और उसकी एक आर्मी बनाई, उसकी एक सेना बनाई। इन क्रांतिकारियों के विचार और कार्य प्रगतिशील थे, जैसे अखिल भारतीय स्तर पर क्रांति का संगठन करना, दूसरा क्रांति संगठन को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करना, तीसरा समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प करना, चौथा क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करना और पांचवा महिला वर्ग को क्रांति संगठन में प्रमुख स्थान प्रदान करना।
कहना न होगा कि जयशंकर प्रसाद राष्ट्रीय पटल पर घटने वाली इन सभी घटनाओं को बारीकी से देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने नाटकों के लिए ऐसे विषय चुने जो भारतीयों के मानस को जागृत कर उन्हें अंग्रेजों की अजेयता के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए उद्यत कर सके। अंग्रेज हार भी सकते हैं, इस प्रकार का संकल्प वे इस प्रकार का वो एक कल्पना लोगों में लाना चाहते थे। जयशंकर प्रसाद जी के महत्वपूर्ण और चर्चित नाटकों के नायक चंद्रगुप्त का चरित्र कुछ इसी प्रकार का है, जिसके सामने भारत में नंदों के अत्याचारी सत्ता तो थी ही, साथ ही साथ सिकंदर उर्फ अलेक्जेंडर के रूप में ऐसा विजेता, विश्व विजेता राजा था जिसकी अपराजयता उस समय पूरे विश्व में असंदिग्ध थी, लेकिन उसे भी हरा दिया। मतलब एक और नंद के अत्याचारों से मगध को मुक्त तो किया, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष को सेल्यूकस निकेटर और उसके मालिक अलेक्जेंडर के आतंक से भी मुक्त किया। जो विश्व विजेता है वो यहां हार करके चला गया। मालव गालव नाम के जो मालव और शूद्रक नाम के जो छोटे छोटे राज्य थे, उनकी स्त्रियों से हार करके अलेक्जेंडर यहां से वापस भाग गया था। ये दिखाना चाहते थे जयशंकर प्रसाद कि अलेक्जेंडर विश्व विजेता भी हार सकता है तो अंग्रेज भी हार सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक में व्यास महात्मा गांधी की तरह सत्य की स्थापना करते हैं। चाणक्य उसके जो है ना, चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य महात्मा गांधी के सत्य की स्थापना करते हैं। व्यास्तिक से कहते हैं सत्य महान धर्म है, इतर धर्म क्षुद्र हैं और उसी के सब अंग हैं। यह तब से भी उच्च है क्योंकि वह दंभ विहीन है। इस प्रकार से गांधी जी ने जो सत्य का प्रचार प्रसार किया था वह भी हमें इस रूप में हमारे सामने दिखाई देता है और आत्मशुद्धि पर जोर देता है। वह यानी सत्य अंतरात्मा की सत्ता है, उसको दृढ़ कर लेने पर ही सब धर्म आचरित होते हैं। इस प्रकार से वह दांड्यायन कहता है। नाटक के अंत में मानव का हृदय परिवर्तन भी होता है और वह हिंसा का परित्याग भी करता है, जो गांधी जी के विचारों की जय है। हालांकि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में गांधी जी का यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता और सत्य, अहिंसा, असहयोग की नीतियों के साथ साथ क्रांतिकारियों की क्रांतिकारी गतिविधियां भी लगातार चलती रही। फिर भी इसमें कोई संशय नहीं कि गांधी जी अपने सिद्धांतों के कारण ही 1917 से लेकर के 1937 तक की इस कालावधि में तिलक जी के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे और स्वाधीनता आंदोलन के वे एकमात्र इस काल में नेतृत्व करता थे। जयशंकर प्रसाद जी ने 1925 में एक अन्य महत्वपूर्ण नाटक लिखा है, जन्मजय का नागयज्ञ। इस नाटक के मूल में मानवता की भावना प्रमुख रही थी और जन्मजय का नागयज्ञ महाभारत के उपरांत, ध्यान दें, महाभारत के उपरांत अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को नाग डस लेता है और उस नाग के डसने पर परीक्षित का पुत्र अनेक नागों को मार डालता है। इस प्रकार से यहाँ उल्लेख है। यहाँ नाग कोई प्राणी नहीं है, सांप नहीं है, अपितु नाग जाति के लोग हैं, जिनको नागालैंड यानी आदिवासी लोग हैं। और ऐसे लोगों को क्षत्रियों के साथ मिला करके एक नई संस्कृति की स्थापना करने का उल्लेख जन्मजय का नागयज्ञ इसमें है। और उसके जो मुख्य पात्र हैं भगवान श्री कृष्ण, वे कहते हैं अखिल विश्व एक संपूर्ण सत्य है, असत्य का भ्रम दूर करना होगा, मानवता की घोषणा करनी होगी, सबको अपनी समता में लाना होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में भी हिंदू धर्म जाति पाति की भावना से बुरी तरह से ग्रसित था। अपने को सर्वाधिक उदार मानने वाले हिंदू धर्म के अग्रणी लोग जिन निचली जातियों को हेयस की नजर से देखते थे, गंदी नजर से देखा करते थे और उनके साथ लगातार अमानवीय बर्ताव करते जा रहे थे। इसे देखते हुए स्वामी विवेकानंद ने पहले ही कहा था कि हमारे भारतवर्ष के दो बड़े विघ्न हैं, एक है पुरानी धार्मिक कट्टरता और दूसरे वर्तमान यूरोपीय सभ्यता। दोनों हमारे शत्रु हैं। इस प्रकार विवेकानंद जी ने घोषित किया था। गांधी जी ने भी इस हकीकत को और परिस्थिति को अच्छी तरह से समझा और उन्होंने इसीलिए सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए हरिजनोद्धार का बहुत बड़ा कार्य किया। प्रसाद जी के भी साहित्य में इस प्रकार से निम्न जातियों के पात्रों को हीरो के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं क्षत्रिय नहीं था, वह पिपीली कानन का वंशज था और ऐसा कहा जाता है कि वो जाति से नहीं था, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं। इसी क्रम में
गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रमों में अपना अपना हिस्सा लगाते थे, भाग लेते थे। इतिहासकार बिपिन चंद्र ने गांधी जी की इसी नीति को तत्कालीन जरूरत बताते हुए इसे इस आधार पर भी उचित ठहराया कि कोई भी आंदोलन लंबे समय तक चलाने से जनता के थक जाने और जनता के उस आंदोलन से विरत होने का भय था। अपने इस रचनात्मक कार्यक्रमों से इन रचनात्मक कार्यक्रमों से महात्मा गांधी जी जनता से लगातार जुड़े रहने के माध्यम भी खोज लेते थे और भारतीय समाज को एक करने का प्रयास भी करते रहे थे, जिसकी इस समय जरूरत भी थी। शायद इन प्रयासों का असर भी स्वाधीनता आंदोलन के समूचे काल में कुछ अपवादों को छोड़कर के भारत की समूची जनता अपनी जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, बोली और स्थानीयता को भुला करके अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता से लड़ाई लड़ने में लगी थी। जयशंकर प्रसाद जी इन सब घटनाओं के साक्षी थे। वे अपने साहित्य के माध्यम से इस आंदोलन में सार्थक हस्तक्षेप करते हैं। वस्तुतः स्वाधीनता आंदोलन के इस दौर में इस प्रकार के नाटक व्यापक जनाधार का निर्माण करके राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं और साथ ही गहरे स्तर पर जाकर सामाजिक संस्कारों का निर्माण भी करते हैं। समता, न्याय और मानव मात्र का बंधुत्व मूल्य के स्तर पर इन नाटकों के विषय हैं। स्वतंत्रता को मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का यह कार्य जयशंकर प्रसाद जी ने किया हुआ है। प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी नाटक में चंद्रगुप्त की भूमिका को इन अर्थों में महत्वपूर्ण मानते हैं। वे लिखते हैं, धार्मिक मतवाद, जाति उपजातियों के झगड़े, सांप्रदायिक समस्याएं, धर्मोन्माद, देश के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन करने की प्रवृत्तियों के बहुपक्षीय समाधान को नाटकों में खोजने का प्रयास जयशंकर प्रसाद जी की विशेषता है। जयशंकर प्रसाद मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म अनुभूतियों को प्रवाहित करने के पक्षधर थे। वे इतिहास को जरूरी तत्व मानते हुए साहित्य के माध्यम से लोगों के समक्ष रखना चाहते थे। साहित्य जो आसानी से जनता की समझ में आ जाता है, जो आसानी से जनता की जुबान पर चढ़ जाता है। साहित्य इतिहास के अतीत को आज के वर्तमान से जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कामायनी भी प्राग ऐतिहासिक काल की रचना थी। उसके आमुख में प्रसाद लिखते हैं, आज के मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है, परंतु उसके इतिहास की सीमा जहां से आरंभ होती है, ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से बीती हुई और पहले की बातों का उल्लेख स्मृति पटल पर अमिट रीति से छप जाता है, परंतु कुछ अतिरंजित सा वे घटनाएं आज विचित्रता से पूर्ण जान पड़ती हैं। संभवतः इसीलिए हमको अपने प्राचीन श्रुतियों का निरुक्त के द्वारा अर्थ करना पड़ता है, जिससे कि उन अर्थों का अपनी